वेडिंग प्लानिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट किया? तो उन्होंने तो मुझे थ्रू आउट मना कर दिया। 2 दिन मतलब समझ लीजिए 48 आवर होते हैं, समझ लीजिए वो पूरा हमारा 6 महीने का टाइम था। सारे वेडिंग्स जो बाहर इंटरनेशनल वेडिंग्स होते हैं या दिल्ली बॉम्बे या मेट्रो सिटीज में जो बड़े बड़े वेडिंग्स होते हैं, तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 4। और ये एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सेलिब्रेशन की, इवेंट की, डेकोरेशन की। जैसे कि हमारे घर में शादियां होती है, हमारी भी शादी होती है और आपके घर में और भी लोगों की शादी होती है, बट आपको ये पता नहीं होता है कि यार शादी में करना क्या है, कैसे प्लान आउट करना है, कैसे इवेंट्स को प्लान करना है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे एक्सपर्ट्स जो सिर्फ आपकी शादी ही नहीं कराते बल्कि उस शादी को लाइफ टाइम मेमोरेबल बनाते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर नीरज सेन सर का, जो आरका इवेंट्स के फाउंडर है। सो हेलो सर, हाय आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज आपसे मिलने का भी मौका हमें प्राप्त हो गया है। सो तो फर्स्ट सर, ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड बस आप पूछते जाइए, क्या क्या पूछने हैं आपको, हम बताते चलते हैं आपको। बिल्कुल सर, हमारा काम ही है पूछने का। और हम तो यहाँ बैठे ही इसीलिए है कि हम एक आपकी छोटी सी जर्नी को जान सके और Yes. आपके वेडिंग्स के बारे में जो आप इवेंट प्लान करते हैं लोगों के लिए, और वो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी मेमोरेबल होता है, तो वो एक आपसे जानना चाहेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा, आपने वेडिंग प्लानिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट किया? मुझे बहुत अच्छे से याद है जब कॉलेज लाइफ में जब लोग अपना करियर ढूंढते रहते हैं, तो उस समय उसके पहले की बात है, बेसिकली वो ऐसे मोड में होते हैं जहां पर वो अपना करियर छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी करते हैं, राइट। जिसमें पार्टी करना, हुकअप्स करना, ट्रैवलिंग करना, लोगों के साथ मौज मस्ती करना। तो उनका जो वो टाइम था, तो मैं भी ये इंटरनली ये तो था कि मैं भी उनके साथ में मर्ज हो जाऊं या उस सिचुएशन को वैसे ही चलते जाऊं, सिचुएशन के हिसाब से जैसे चीजें चलती हैं। बट पता नहीं क्या था मेरे मन में कि मैंने उस समय उस पर्टिकुलर एंजॉयमेंट को छोड़ के मैंने अपना करियर डिसाइड करने का सोचा। और लकली ऐसा हुआ कि मेरे जो फादर जी थे, उन्होंने वो डॉक्टर थे बेसिकली। तो मैंने 10th के बाद में मैंने उनसे बात करी कि मैं भी क्या सेम फील्ड में कंटिन्यू कर सकता हूँ, आपके जैसे डॉक्टर बन सकता हूँ या उसमें स्टडी कर सकता हूँ आगे। तो उन्होंने तो मुझे थ्रू आउट मना कर दिया कि बेटा ये तेरे बस का नहीं है, तुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो तेरे लायक हो। तो मुझे समहाउ, जैसे मैं कोई भी अवार्ड शोज वगैरह देखता था, रेगुलर टीवीज पे आते रहते थे, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो सब चीजें। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज थी कि क्यों ना इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। और उस समय ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी भी नहीं यहाँ पे, ना कोई ऐसे कॉलेजेस थे, ना कुछ था। तो लकली मेरे एक परिचित के हैं जिनके थ्रू मैं इस लाइन में घुसा। और आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस धीरे 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 इतना स्ट्रांग हो गया ये सब चीजों में कि आज हमें लगभग 9 से 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। ग्रेट। और लगभग हाई एंड वेडिंग्स यहाँ पर हम कर रहे हैं। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो चाहिए था लाइफ में, वो बस कृपा है भगवान की ऊपर कृपा वाले से। की, जो मैं सही फील्ड में आया और मुझे भी यही चाहिए था बेसिकली। सर, जैसे शादी सीजन में आपका टिपिकल दिन कैसा होता है? ये बेसिकली ऐसा होता है कि आपको तो सिर्फ 2 दिन की शादी लगती है, बट हमारी इनिशियली प्लानिंग जो होती है वो 6-7 महीने पहले ही हम मीटिंग्स कर लेते हैं। वहां से हमारी प्लानिंग एक्चुअल चालू होती है। ओके। कि हम लोगों को हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको सारी चीजें ब्रीफ करते हैं कि भाई हम यहाँ से RSVP कॉल चालू करेंगे, यहाँ से आपका हॉस्पिटैलिटी टीम टेक केयर करेगी, यहाँ से हम वेलकम करेंगे। तो सबसे बड़ा जो टास्क होता है काम उठाने वाला, बेसिकली जो वेडिंग प्लानिंग हम करते हैं, तो प्लानिंग का सबसे इनिशियल जो टास्क होता है वो यही होता है कि हम सामने वाले को कन्विंस कैसे करते हैं, हमारे क्लाइंट्स को। तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होता है 2 दिन का, वो 2 दिन मतलब समझिए 24 आवर 48 आवर होते हैं,
लेकिन आप समझ लीजिए वो पूरा हमारा 6 महीने का टाइम पीरियड उसमें निकल जाता है पूरा। बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें होती है जो टाइम बीइंग चेंज करनी पड़ती है हमको, नए नए सेटअप्स हमारे पास आते हैं, वो भी टाइम बीइंग हम क्लाइंट को कन्वे करते रहते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की दुनिया तो इतनी बड़ी है कि भाई टाइम बीइंग क्लाइंट को भी लगता है कि भाई नहीं ये, तो उसमें ही हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है। और वो जो 2 दिन का मेजर जो टाइम होता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो प्रेशर हमारे ऊपर होता है, जो चीजें हम टाइम बीइंग मैनेज करते हैं। बस ये है कि इतने सालों का एक्सपीरियंस है हमारे साथ में, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। तो सर जब कोई कपल अपना विजन लेकर आता है तो उसको आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की दुनिया इतनी बड़ी है कि वहां से हमको बहुत सारे इनपुट्स आते हैं हमारे क्लाइंट्स के कि ये नहीं, ये हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट हम प्रैक्टिकल लेवल पे उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर अगर आप ये चीज करेंगे, लेट्स सपोज कि कोई एक XYZ एंट्री है जो आउटडोर में पॉसिबल है और आपकी प्लानिंग है इंडोर, तो हम उनको वही सब चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीजें अगर आप संगीत आउटडोर करते या रिसेप्शन आउटडोर करते तब ये प्रैक्टिकल पॉसिबल होता। तो जो चीजें जो पॉसिबिलिटीज होती है, बिकॉज हमको इतने समय हो गए काम करते हुए, तो हम ऑप्शंस वही दिखाते हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है। या अगर क्लाइंट को लगता है कि भाई नहीं हमको स्पेसिफिक ये चीजें चाहिए, यही चीजें चाहिए, तो हमारे पास इन हाउस सेटअप है जो हम हमारे स्टाफ से बनवा ही लेते हैं। जैसे कुछ फ्रेमवर्क होता है या कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं फाइबर के जो हम बना सकते हैं, वो हम बिल्कुल उनके लिए बनाते हैं। तो जैसे आपने अभी जैसे बताया कि विजन को रियलिटी में आप कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट डे से आपकी मीटिंग के फर्स्ट डे से लेकर वेडिंग के लास्ट डे तक क्या आपकी क्या प्लानिंग्स होती है, कैसे वर्किंग होती है आपकी? तो देखिए इनिशियली जैसे मैंने बताया हमारा काम तो 6 महीने पहले से ही चालू हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो होती है वर्किंग, वो RSVP कॉलिंग से चालू होता है। ओके। कि हम सामने गेस्ट के जो उनके गेस्ट होते हैं, हमारे जो क्लाइंट होते हैं बेसिकली उनके जो गेस्ट होते हैं, उनको हम फोन करके एक इनविटेशन भेजते हैं कि सर हम इस परिवार से बात कर रहे हैं और आपको इनविटेशन है इस शादी का, तो आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो हम क्लाइंट को सेम एक गूगल लिंक फॉरवर्ड करते हैं। जब भी वो ओपन करते हैं उस लिंक को, उनको टाइम बिंग पता चलते रहता है कि हाँ हमारे 100 गेस्ट हैं, 100 गेस्ट हैं, तो उनको कंफर्मेशन टाइमिंग आते रहता है कि भाई हाँ हमारी ये गेस्ट कंफर्म हो गई, ये गेस्ट कंफर्म हो गई, ये गेस्ट कंफर्म हो गया। ओके। तो उसके हर हिसाब से हम सारे अराइवल्स हम प्लान करते हैं। उसके बाद फिर सारे गेस्ट की लिस्ट आ जाती है, तब हम क्लाइंट को वो शीट फॉरवर्ड कर देते हैं, भाई आपके इतने गेस्ट कंफर्म हो गए। ओके। उसके बाद अगर वो अपने हिसाब से सामने किसी गेस्ट को कॉल करना होता है तो उनको कॉल कर, तो हमारी फाइनल लिस्ट बनती है जिसका गेस्ट को ही एक रूम अलॉटमेंट तैयार करना पड़ता है कि लेट्स सपोज मैं आ रहा हूँ अपने मदर फादर के साथ में, तो मुझे 2 रूम की रिक्वायरमेंट है। मैं अपनी वाइफ के साथ में आ रहा हूँ, बच्चे के साथ में आ रहा हूँ, तो मुझे 1 रूम की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे तो नहीं पता कि क्लाइंट के मामा कौन है, चाचा कौन है, तो वो अपने हिसाब से अपने ताऊ जी, ताया जी, बड़े पिताजी हो गए, या उनके हिसाब से सारे रूम्स को अलॉट करते हैं। ओके। तो ये तो हो गई हॉस्पिटैलिटी वाली बात। उसके बाद जो हमारी टीम होती है वो एयरपोर्ट से गेस्ट को रिसीव करना, स्टेशन से गेस्ट को रिसीव करना, फिर वेन्यू पे गेस्ट को रिसीव करना, वहां पर वेलकम करना, या एयरपोर्ट स्टेशन में भी हम वेलकम प्लान करते हैं। फिर वहां से हमारी ये समझिए कि गेस्ट के आने से लेके जाने तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है। ओके सर, जैसे वेडिंग्स तो आप करते ही है, प्लानिंग्स भी करते हैं, तो उस बीच में कोई एक ऐसा मोमेंट आया हो जो लाइक आपको लगता हो कि यार बहुत मेमोरेबल हो या बहुत फनी हो, जो आप कभी भुला ना पाए हो, ऐसा कुछ? तो देखिए, एक तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है गेस्ट का, जो वेलकम वाला पार्ट होता है, तो आप किसी भी वेडिंग में जाएंगे तो नॉर्मली ढोल के साथ में वेलकम होता है, एक तिलक करके रोज बड्स देके वेलकम हो जाता है। तो हम उसी में फोकस करते हैं कि जो पहला वेलकम होता है किसी का भी, तो वो हम कोशिश करते हैं कि इतना मेमोरेबल बनाएं कि लोगों को ये लगे कि भाई हाँ इनके शादी में हम गए थे, पहला ही वेलकम हमारा इतना अच्छा हुआ कि मतलब मजा आ गया। तो ये एक पार्ट होता है जो हम बेसिकली फोकस करते हैं। तो सेकंड जो हमारी प्लानिंग होती है वो बेसिकली होती है ब्राइड की एंट्री का वरमाला सेशन के लिए। ओके। बिकॉज जब कोई लड़की मैच्योर होती है तो उनका एक माइंडसेट रहता है कि जब भी मेरी शादी हो, वो
ऐसी हो कि जैसे यूजुअली एक फूलों की चादर का माइंडसेट होता ही है, राइट। बट हम उसको हम ब्राइड को इतने सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं आजकल, जो ठीक है, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है कि ब्राइड को फूलों की चादर में एंट्री करनी है या उनका जो भी माइंडसेट हो, बट हम कोशिश करते हैं कि उसमें इमोशंस डालें। तो इमोशंस ऐसे कि लेट सपोज हम उनके मदर फादर का वॉइस रिकॉर्ड करके या स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करवा के अपनी बेटी की एंट्री वो कैसे चाह रहे हैं उस वोकल के साथ में उनकी एंट्री हो, या ब्राइड का एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाया जिसमें वो ग्रूम के लिए कुछ बोलना चाह रही हो या अपने मदर फादर के लिए कुछ बोलना चाह रही हो, उसके साथ में उनकी एंट्री हो। तो ये जो चीज होती है, आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते। राइट। तो हम कोशिश यही करते हैं कि ये जो टची मोमेंट्स हैं उनको हम इस वे में लेके जाएं जो उनको लाइफ टाइम याद रहे। सो सर, जैसे अभी आप देखते होंगे कि आजकल हर चीज ऑनलाइन का जमाना है, ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं, नए नए ट्रेंड्स आते हैं। तो आप ट्रेंड्स के हिसाब से अपनी वेडिंग प्लानिंग को लेके कैसे अपडेट रहते हैं? तो देखिए, इसका मैं दो लाइन बोल सकते हैं इस चीज को कि आपको अपनी इंडस्ट्री में कुछ भी करना है, किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो देयर इज टू वे टू गो फॉर सक्सेस, राइट। पहला, इधर यू कैन बी ए क्रिएटर, बिल्कुल, इधर यू कैन गो फॉर अ कॉपी। तो हमारी फीड्स में जो होते हैं वो सारे वेडिंग्स जो बाहर इंटरनेशनल वेडिंग्स होते हैं या दिल्ली, बॉम्बे या मेट्रो सिटीज में जो बड़े बड़े वेडिंग्स होते हैं, वो सारे फीड्स हमको रेगुलर दिखते रहते हैं। तो हमको एक तो वहां से थॉट मिलता है, दूसरा हम कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमको तो वो सपने में भी आती है कि ऐसे सेटअप्स हम बना सकते हैं, ऐसी एंट्री कर सकते हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हम क्रिएटर मोड पे आना पड़ता है हमको, कि हम चीजों को फिर उस वे में लेके जाके क्रिएट करें। तो ये सारी चीजें होती है हमारी। सो सर, जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि लाइक करियर को लेके, कि आप इतने वेडिंग्स किए हैं, तो आपके करियर में सबसे बेस्ट वेडिंग कौन सा रहा और क्यों रहा? मतलब जो आपको लगता होगा कि यार ये वेडिंग मेरे लिए बहुत यादगार रहा हो। एक मेरे क्लाइंट थे जो वो हैं बेसिकली छत्तीसगढ़ के ही, बट नाउ ही शिफ्टेड टू लंदन। तो लंदन में वो रहते ही थे बट यहाँ पर वेडिंग करने के लिए आए थे। एंड उनकी लव मैरिज थी बेसिकली। तो वो उनका यही क्लियर माइंडसेट था कि भैया जो भी है हमको अपने पैसे से ही खर्चा करके पूरी वेडिंग को करना है। अब आप ये मान के चलिए, अभी हम जिस स्केल पे वेडिंग कर रहे हैं वो तो वैसा था ही नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं वो अपनी स्टोरी जैसी लगी। खैर मैं अपनी स्टोरी बाद में बताऊंगा, आप समझ ही सकते हो। तो वो मुझे अपनी स्टोरी जैसी लगी, तो मैंने खुले दिल से उनका वेलकम किया और वो जैसे मुझे बजट दिए उस हिसाब से ही मैं उनकी प्लानिंग करा। एंड एंड ऑफ द डे उनका जो अप्रिसिएशन था मेरे काम को लेकर, और आप ये बोल सकते हैं जो हमने उनके लिए किया बेसिकली, उसके लिए उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। एंड स्पेशली वो वेडिंग के बाद गए, वापस लंदन पहुंचे, लंदन से मुझे फोन किए। एंड जब वो वापस रायपुर आए, अब उनकी फैमिली तो रायपुर में रहती थी, जब वो आए तो मेरे लिए ऐसे से रिटर्न गिफ्ट लेके आए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दैट वाज द टची मोमेंट फॉर मी। ये ग्रेट, बहुत सही चीज थी ये सर। सो सर, जैसे एक क्वेश्चन ये है कि कभी कोई भी शादी में कोई इमरजेंसी टाइप मोमेंट हुआ हो तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया हो? एक ऐसा कुछ सिचुएशन हो ही जाता है। यस, अनवांटेड सिचुएशन हो जाते हाँ। हैं। तो ऐसे तो काफी होते हैं, बिकॉज हमारे फील्ड में ऐसा है कि मल्टीपल ऑफ मतलब 20-50 नहीं, कई 100 ऐसी चीजें होती हैं जो लास्ट मोमेंट में, या आप बोल सकते हैं हमारे कितने भी चेक करने के बाद में, कि बिकॉज सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स होती, चाहे आप एलईडी वॉल की बात करिए, साउंड की बात करिए, लाइट की बात करिए, तो जितने टेक्निकल इक्विपमेंट्स है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉल्ट्स हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। लकीली हमारे साथ आज तक बहुत रेयरेस्ट ही हुआ होगा। एक हम संगीत कर रहे थे जिसमें शार्पी में हमारी, जैसे हमने ट्रस को ऊपर उठा दिया, 25 फीट हाइट दिया था हमने। तो शार्पी में सडन आग लग गई उसमें, और उसके जो वो प्लास्टिक रहता है बेसिकली, तो वो पिघल के नीचे गिरने लग गया। तो ये तो है कि हमारे पास में ऐसे जो वेंडर्स है हमारे बेसिकली,
वो इतने मास्टर्स हैं आज की डेट में कि पूरी उनकी टीम होती है, हमारी भी टीम होती है, फायर एक्सटेंशन वगैरह सारी चीजें रखते हैं वो लोग। वो इंस्टेंट मतलब विद इन सेकेंड्स वो चढ़ा और फायर एक्सटेंशन के साथ में उसने तुरंत आग को बुझा बुझा दिया। दिया। ओके। तो ये एक बार ही हुआ मेरे साथ में। दूसरे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जैसे अभी बरसात का मौसम है, किसी को भी मतलब आप मुझसे पूछे या किसी से भी पूछे, सबका एक माइंडसेट होता है कि भाई हमारी शादी हो तो बाहर हो, खुले में हो, अच्छा डेकोर हो, बिकॉज फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है। बट सिचुएशन या ऊपर वाले की मर्जी आप नहीं समझ सकते कि वो क्या चाहता है। बिल्कुल। और जून जुलाई अगस्त में तो आप सोच भी नहीं सकते कि कब बारिश हो जाए, मतलब एक्सपेक्टेशंस तो रख ही नहीं सकते कि नहीं बारिश ना हो। तो जैसे लास्ट वेडिंग में ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमने बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी थी। क्लाइंट का भी माइंडसेट ये हो गया था कि भैया अंदर करना है हमको, बिकॉज बारिश तो रेगुलर होनी ही है। उसके बाद भी आप बिलीव कर रही है, हमने पूरा सेटअप बाहर ही लगवाया, पूरा सेटअप। जब बारात वापस आ रही थी उस समय रात के टाइम पे बूंदाबांदी चालू हो गई, तो क्लाइंट को ये लगा कि अब तो बारिश हो गई, मेरा पूरा सेटअप खत्म है। तो हमने एक एक्सटेंडेड सेटअप हमने अंदर भी करा के रखा था कि जस्ट इन केस अगर सेटअप बारिश हुई तो हम एक अंदर का एक ऑप्शंस बना के रखें। उनको ये बात पता नहीं थी। तो जैसे ही बारिश हुई, थोड़ी मोड़ी बूंदाबांदी हुई, तो उनको ये लगा कि अब तो बरसात तेज होने वाली है, हमारा सेटअप खत्म है। बट मैंने उनको श्योरिटी दी, बिकॉज पता नहीं क्या लक है मेरा बोल सकते हो आप, या ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ में रहता है कि मेरे साथ कभी ऐसा सिचुएशंस नहीं हुआ कि किसी का भी काम खराब हो मेरे साथ में। तो मैंने बोला कि भैया एंट्री तो हम बाहर ही कराएंगे, आप भले 10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ। बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, बट वो भी मैटर करता है बिकॉज इतने सारे लाइव फूड काउंटर्स होते हैं, इतने सारे हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। बट मेरी टीम को तो समझा दिया कि भाई कुछ ऐसे पॉलिथीन लगा के कवर करके रहो, लेकिन हमको बाहर ही करनी चीजें। और मेरी टीम हमेशा मेरे साथ में खड़ी होती है। ये मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि सारे लोग मुझे इनकरेज करते हैं और मैं भी उनको इनकरेज करते रहता हूँ। तो सडनली बारिश बंद हो गई और मेरा लक बोलिए या ऊपर वाले के ऊपर मेरा भरोसा बोलिए कि उसके बाद जो हमारी प्लानिंग थी, जैसे उनको एंट्री करवाना, पीछे फायर वर्क्स की जो प्लानिंग थी, वो हमने सेम एग्जीक्यूशन प्लान किया, पूरा सेम एग्जीक्यूट किया जैसा हमने प्लान करके रखा था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी, आप कह सकते हैं, क्योंकि हम चाहें तो चीजें अंदर शिफ्ट कर सकते थे, लेकिन मेरा सिक्स सेंस आप बोल सकते हैं कि काम कर गया। और बस मेहरबानी थी ऊपर वाले की, जो इतना अच्छा हमने उनका आउटपुट निकाल के दिया। बिकॉज उनके लिए तो वो लाइफ टाइम मेमोरी है। हम एक बार अंदर शिफ्ट जरूर कर देते बिल्कुल चीजें, लेकिन जो आउटडोर में हो सकती चीजें अगेन वो इंडोर में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो मतलब आप आपकी किस्मत ही बोल सकते हैं इस चीज में, बिल्कुल। क्योंकि मौसम का, बारिश के मौसम में खासकर, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है कि भाई बारिश कभी भी गिर जाती है, और अगर बूंदाबांदी होती है और एकदम से फिर तेज हो जाती है, तो वो आपकी लक ही बोल सकते हो। सो आपके लिए क्वेश्चन ये भी है सर कि जब कपल्स या उनकी फैमिलीज कभी स्ट्रेस में होती है वेडिंग्स को लेके, तो उस टाइम पे, उस सिचुएशंस पे हर फैमिली के लोग स्ट्रेस होते हैं कि यार अभी कैसे होगा, कैसे करना है, क्या करना है। तो उस टाइम पे आप उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनकी फैमिलीज को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ये भले ही हमारा तो रोज का काम है, हमको पता है कि इनफैक्ट हम तो ये भी जानते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है बिल्कुल किसी भी क्लाइंट से। तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा रोज का काम है, भाई ये तो चीजें रेगुलर होती हैं, तो हम उस लेवल पे चीजें मतलब बात नहीं करते उनसे बेसिकली। हमें अगेन यही लगता है कि हमको एक ही बार प्लानिंग करवानी है इनकी, यही माइंडसेट लेके हम उनको वैसे ही कन्विंस करते हैं जिससे वो कन्विंस हो जाए। तो जो भी क्वेश्चन रहता है हम उसी वे में उनको आंसर करते हैं, बहुत पोलाइटली उनको समझाते हैं कि भैया ये नहीं, ये कर सकते हैं आप आगे, या ये करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इतने समय से चूंकि हम काफी समय से प्लानिंग कर ही रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का इतना भरोसा है कि बहुत इजी गोइंग हमारी चीजें चल जाती है और अच्छे लेवल पे कन्विंस हो जाते हैं सारे के सारे। ये बहुत अच्छी बात है कि सर जैसे वेडिंग्स तो आप करते ही हैं, लेकिन एक वेडिंग्स को या एक वेडिंग को आपका एक खुद का एक पर्सनल बनाना कितना इम्पोर्टेंट होता है? तो मैं आपको
बताऊं तो 5-6 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक हमारा उस समय बहुत वी आर वेरी मच फोकस्ड टू अर्न मनी। तो उस समय ऐसा था कि हम एक दिन में 4 से 5 वेडिंग रेगुलर करते थे। बट कहीं ना कहीं जब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है काम में, आप अपनी टीम के भरोसे जब छोड़ते हैं, तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं आता है, बिकॉज हर किसी के अंदर ओनरशिप नहीं होती है। तो मुझे ये लगा कि एक जैसे स्केल, जिस स्केल में हम काम करते थे, मुझे ये लगा ये अब नहीं कर सकता मैं, बिकॉज एक की भी किसी की वेडिंग अगर खराब होती है तो इट्स ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको एक बार करना है, हम तो रोज काम कर रहे हैं, बट उसकी शादी तो एक बार ही होनी है। तो मैं बहुत ही ज्यादा डीप थॉट के साथ में बैठा इस चीज के लिए। एंड नाउ वी आर वेरी मच फोकस्ड कि हमको एक दिन में एक ही वेडिंग करनी है। तो ये अगले 3-4 साल से हमारा यही फोकस्ड रहा है कि हमको एक दिन में एक ही काम करना है, और उसी पैटर्न में हम फॉलो करते आ रहे हैं चीजों को। और कभी भी अगर आपकी ओनरशिप आती है चीजों में, या आप इंडिविजुअल चीजों को प्लान करते हो, तो उसमें इस उस लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है चीजें, जैसा आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आउटपुट निकल के आता है, बिकॉज आप खड़े हो सामने पर्सनल लेवल पे। सर एक क्वेश्चन ये है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि लाइक आजकल लोग वेडिंग प्लानर्स के बारे में गलत फहमियाँ रखते हैं। लाइक कुछ ऐसा मन में उनके रह जाता है कि यार ये कर पाएगा कि नहीं, या ये पैसे तो नहीं खा जाएगा, या ये इतने पैसे ले रहा है तो किस चीज के ले रहा है। ये बहुत सारी गलत फहमियां उनके मन में चलते रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात तो सही है कि एक समय था जब आप ये बोल सकते हैं कि हर दूसरे घर में एक इंजीनियर पैदा हो जाता था, राइट, कि ये मेरे बगल वाला इंजीनियर है, उसके बगल वाला इंजीनियर है। तो आज के समय में यही हो गया है कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको इवेंट वाला मिल जाएगा। बट आपको ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसको काम दे रहे हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्लानर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। तो इसमें आपका डिसीजन बहुत मैटर करता है। बेसिकली मैं तो ये बोलूंगा, कहीं भी आप काम किसी से करवा रहे हैं तो कम से कम 4-5 लोगों से आप रिकमेंडेशन लीजिए कि हम किससे काम करवाएं। और आज की डेट में हम इसीलिए इतना आगे बढ़ रहे हैं या काम ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम एक दिन में एक ही काम करते हैं, और हम सिर्फ रिकमेंडेशन में ही काम करते हैं। हम रैंडम किसी को फोन करके नहीं बोलते कि सर मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ या मुझे आपके यहाँ का काम करना है। इतने समय हो गए हमको 9-10 साल काम करते हुए, तो हमें सिर्फ रिकमेंडेशंस में ही इतने काम आ जाते हैं कि हमको जरूरत ही नहीं पड़ती। सो सर, जैसे वेडिंग्स प्लानर्स की बात करें तो आप अपने वेंडर्स के साथ कैसे मतलब डील करते हैं या बात करते हैं, उनको उनकी सैलरी कैसे मैनेज करते हैं? ये सारी चीज भी एक सवाल है बड़ा। हाँ, ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे जो काम खराब होते हैं आप बोल सकते हैं, तो इसका फेलियर का यही कारण होता है कि आपको वेंडर सिलेक्शंस बहुत अच्छे करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो बट लकली अभी समझ लीजिए 6-7 साल हो गए हम हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं, वो नीश जो वेंडर्स हैं वो काम कर रहे हैं हमारे साथ में। उनकी टीम इतनी बड़ी है या उनके पास प्रोडक्शन इतना बड़ा है कि हम लास्ट मोमेंट में भी अगर कुछ बोलते हैं तो दे आर हियर टू हेल्प अस फॉर एनीथिंग। ये चीज होना चाहिए कि अगर वेंडर्स अच्छे नहीं होंगे तो लाइक हम कितनी अच्छी प्लान कर ले, कितना ही अच्छा हम आइडिएशन लगा ले, लेकिन जो हमारे वेंडर्स अगर वो इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि हमको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से फेस करना पड़े। एग्जैक्टली, राइट। बिकॉज हमारा एक विजन होता है चीजों को करने का। हाँ, तो हम एक विजन देते हैं, बिल्कुल। सामने खड़े होके काम करवा सकते हैं। मैं खुद जाके ऊपर नहीं कर सकते, जो है लाइट नहीं लगा सकता है, मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसके लिए हमको जो नीश एक जो टीम की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास में आज के लिए। सो सर, जैसे आप 8-10 साल से इस फील्ड में हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में वेडिंग इंडस्ट्री कैसी होगी आने वाले टाइम में? आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आज के डेट में जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो $130 बिलियन प्लस की इंडस्ट्री है हमारी। ओह, तो मतलब लोगों को पता ही नहीं है ये बात एक्चुअली। बिल्कुल, मुझे खुद को नहीं पता था सर। तो ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है एक्चुअली। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगले 5 साल में तो इवन वी कांट इवन इमेजिन कि किस लेवल पे चीजें जा सकती हैं। बिल्कुल। आप इनफैक्ट बाहर से भी, मतलब मेट्रो से आते हैं वो लोग, बोलते हैं हमको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि
भाई यहाँ रायपुर में क्या शादियां होती है, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बाहर के लोग आके हमको अप्रिशिएट करते हैं कि रायपुर में जैसी जगह में इतने बड़े वही बड़े बोले। लेवल की शादियां होती हैं। सो सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई भी सेलिब्रिटी की शादी का वेडिंग प्लान करने का मौका मिले, तो आप उसको किस तरीके से प्लान करेंगे और उसकी थीम क्या रखेंगे? देखिए, सेलिब्रिटी की बात तो ऐसी है कि जनरली मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमसे काम करवा रहा है या जो हमारे क्लाइंट है वही हमारे लिए सेलिब्रिटी है। राइट। तो हम उसी प्यार के साथ में, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी स्किल का काम हो, उसी प्यार और उसी ताकत के साथ में या इमोशंस के साथ में, फीलिंग के साथ में हम करते हैं कि जितना उनको आउटपुट चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम कोशिश करते हैं उनको आउटपुट निकाल के देने का। ओके। और बस ये समझिए कि हम तो झोंक देते हैं अपने आप को पूरी 2 दिन की शादी में, और जितना बेस्ट हो सके हम उनको उतना आउटपुट निकाल के देते हैं। ओके। सो ये थे हमारे नीरज सर, रायपुर के एक बहुत ही जाने माने वेडिंग प्लानर और इवेंट प्लानर है, जिनकी फर्म का नाम है आर्का इवेंट्स। और ये मैंने इनके कुछ वीडियोस पहले देखे हुए हैं, मैंने इनका इंस्टाग्राम पेज भी देखा हुआ है। आप भी इनका इंस्टाग्राम पेज जाके देख सकते हैं, आर्का इवेंट्स के नाम से। काफ़ी लग्जरियस वेडिंग्स ये करके बैठे हुए हैं। और इनका लिटरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो वीडियोस देखे, इनके वीडियोस जो वर्किंग इन्होंने की है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। सो थैंक यू सो मच नीरज सर, थैंक यू आप सो हमारे मच। चैनल पे थैंक यू। आए और थैंक काफ़ी सारी चीज़ आज लोगों को आपने बताया भी होगा। और जो गलत फहमियाँ लोग वेडिंग प्लानर्स के लिए बैठा के रखी है, आई थिंक इस वीडियो के थ्रू उनकी गलत फहमियाँ दूर भी हो जाए आज। और काफ़ी सारी चीज़ उनको सीखने मिले, जानकारी तो आपने काफ़ी कुछ दे ही दी है। एक वेडिंग प्लानर्स की मेहनत, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी दिन रात की मेहनत, और सबसे बड़ी चीज़ लक। तो ये सारी चीज़ आपने आज हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई दी है। और आई होप कि इस वीडियो से कुछ और काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच सर, यू सो मच आज बीइंग, थैंक यू आपने सो मच, हमारा थैंक यू सो दिन मच। बना दिया।